सो वी नाउ कम टू नेक्स्ट डाइसैकराइड। जो अगला डाइसैकराइड है हमारे डिस्कशन में वो है सुक्रोज। जो सुक्रोज डाइसैकराइड है ये मतलब दो शुगर को मिलाकर बना है। डाइसैकराइड जब हम बोलते हैं दो शुगर को मिलाकर बना है। मैंने पहले आपको दो शुगर कैसे जोड़े गए उसका प्रोसेस भी दिखाया था। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मोल्टोज बनाने में -H2O हुआ था, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिमूव हुए थे। -H2O रिमूव करके दिखाया था डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। अब हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है यहाँ पर फॉर्मूले में आपको दिखेगा C12H22O11। मतलब अगर आप दो हेक्सोज शुगर जोड़े तो कार्बन कितने होने चाहिए? 12। टोटल उनके हाइड्रोजन देखें तो कितने? 24। लेकिन यहां कितने दिख रहे हैं हमें? 22 कार्बन दिख रहे हैं। और ऑक्सीजन कितने होते? 12। पर यहां कितने हैं? 11, क्योंकि -H2O से बना ये भी। तो अब यहां पर हमने दोबारा से -H2O होते हुए नहीं दिखाया है, हाँ रिजल्ट लिखा है उसका। किस किस को जोड़कर बना है? एक यूनिट अल्फा ग्लूकोज की और एक यूनिट बीटा फ्रक्टोज की। अल्फा ग्लूकोज जब हमने पढ़ा था तो वो हमने डिटेल में अलग से स्ट्रक्चर में पढ़ा था इंडिविजुअली। फ्रक्टोज भी हम इंडिविजुअली स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। मैंने पहले से ही वही स्ट्रक्चर लिया था जो मुझे यहां काम आने वाला है। बीटा फ्रक्टोज का ही स्ट्रक्चर मैंने यूज किया था। अब मैंने क्या किया, इनको इस पर ध्यान देना है। अल्फा ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज में फर्स्ट कार्बन कहाँ है? यहां 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं इसके 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशंस है। इन्हीं दो को मैंने नंबर डाला है, ग्लूकोज में नंबर 1 को और फ्रक्टोज में नंबर 2 को, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से यहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। इसी का ही तो सवाल बनता है, सारी पोजीशन नहीं कोई पूछ रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन ये एक दूसरे के साथ यहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में एसोसिएट हुए हैं इस ऑक्सीजन के माध्यम से, -H2O रिएक्शन के साथ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन के साथ। तो इसलिए ये बॉन्ड क्या कहला रहा है? ये बॉन्ड कहलाता है बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बीटा आया है किसके कारण? ये आया है बीटा फ्रक्टोज के कारण। बेशक से ग्लूकोज इसमें अल्फा है पर नेमिंग जो इसकी है वो इसी से है। बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहला रहा है। 1 किसका? ग्लूकोज का। 2 किसका? फ्रक्टोज का। तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यूनिट मिलकर सुक्रोज बनाती है जो एक डाइसैकराइड है। ये बहुत ही कॉमन शुगर है जो घर में हम सामान्य रूप से जो चीनी शक्कर उपयोग करते हैं वो और कुछ नहीं है, सुक्रोज है। इसीलिए ये सुक्रोज क्या कहलाती है? टेबल शुगर कहलाती है। टेबल शुगर मतलब जो घर में किचन में उपयोग होने वाली शुगर है। यह मतलब नहीं है कि टेबल पे रखी होगी तभी शुगर मानी जाएगी, टेबल के नीचे रख दी तो शुगर नहीं होगी। वो उसकी नेमिंग है कि ये टेबल शुगर कहलाती है। केन शुगर भी कहलाती है क्योंकि ये शुगर केन के अंदर स्टोरेज शुगर भी है। पहले भी कह चुका हूं, आगे भी पढ़ोगे। ज्यादातर प्लांट्स में जो स्टोरेज है वो स्टार्च का है, पर गन्ने के मामले में ऐसा नहीं है। शुगर केन में स्टोरेज किसका है? सुक्रोज का है। इन केस ऑफ शुगर केन सुक्रोज इज द स्टोरेज शुगर, और यही मेन सोर्स है हमारे लिए वो टेबल शुगर बनाने की या केन शुगर बनाने की, इसलिए उसका नाम केन शुगर भी है। एक ग्लूकोज यूनिट, एक फ्रक्टोज यूनिट। अच्छे से याद कर लेना है। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन जुड़ा है? फर्स्ट। फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन जुड़ा है? सेकंड। अब यहां पर अपनी पुरानी नॉलेज यूज करते हुए आना है। पहले मैं एक बार डिटेल में डिस्कशन करके बता चुका हूं। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइडिक ग्रुप, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन कीटोनिक ग्रुप, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। आपको क्या याद करना है? अगली स्लाइड पर जाने से पहले ये पूरा रटवाऊंगा इस चीज को। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन अगर खाली हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में ना जाए तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन यदि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में ना जाए तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर से पहले ही समझा चुका हूं।
ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप के कारण और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन में कीटोनिक ग्रुप के कारण। हाँ, आपको एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप वाले स्ट्रक्चर देखने हैं तो आपको पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा, दोनों इंडिविजुअली समझाए हैं मैंने, एल्डिहाइडिक ग्रुप इसका और कीटोनिक ग्रुप इसका। तो ये दोनों, अब आप यहां नोटिस करेंगे ये तो दोनों ही किस में चले गए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हिस्सा बन गए। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बड़े सवाल बनते हैं। ये आ गए सवाल। पहले मैंने इंडिविजुअली लिखा इसको, ग्लूकोज का कार्बन फर्स्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है अगर खाली हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में ना हो। फ्रक्टोज का कार्बन सेकंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है यदि खाली हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हिस्सा ना हो। पर यहां क्या हुआ, सुक्रोज में बोथ, मतलब C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज, दे बोथ बिकम द पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये दोनों ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हिस्सा बन गए सुक्रोज के अंदर। ये पहले स्ट्रक्चर में दिखाया, फिर दोबारा शो कर दूंगा। और इसका अर्थ क्या हुआ, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर रिड्यूसिंग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये फ्री नहीं है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने के लिए। दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन में कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा तो वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा। अगर वो फ्री ही नहीं है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हिस्सा बन गया है, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज, बिल्कुल स्पष्ट ऐसे बनता है क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है ये डिस्कशन में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये अब अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा। और अगर ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका मतलब सुक्रोज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसका मीनिंग हुआ सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बहुत करेंगे आप इस क्वेश्चन को, खूब आएगा आपके सामने। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, पूरे लॉजिक से समझाया इसको पीछे कि क्यों नॉन रिड्यूसिंग है। अब इस प्रॉपर्टी के कारण इसका मतलब एक ये भी निकलेगा कि इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, मतलब ये आसानी से किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। इसी कारण से प्लांट्स ने इसको चुना है ट्रांसपोर्ट शुगर के रूप में। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज द मेन ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट्स। प्लांट्स में शुगर का ट्रांसपोर्ट कहां से होता है, फ्लोएम से। छोटी क्लास से भी पढ़ते आप आते हैं कि फ्लोएम का काम क्या है, शुगर ट्रांसपोर्ट कराना। पत्तियों में भोजन का निर्माण हो गया, अब ये प्लांट के दूसरे हिस्सों को भेजना है, तो क्या करेंगे, उसको जो ओरिजिनल शुगर पहले ग्लूकोज बनी थी उसका उपयोग करके और फ्रक्टोज के साथ जोड़कर उसको क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं प्लांट्स, और फिर फ्लोएम के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैंने कहा मेन ट्रांसपोर्ट शुगर। क्या इसके सिवा भी फ्लोएम में कोई और ट्रांसपोर्ट शुगर्स हैं, बिल्कुल है, आएंगे आगे, दूंगा एग्जांपल। पर अगर एक आंसर देना पड़े तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट शुगर पूछे तो फिर मेन से ही आंसर जाएगा, दैट इज सुक्रोज। क्या क्या पॉइंट टिप्स पर याद होने चाहिए सुक्रोज के, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन जुड़ा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में, C1। फ्रक्टोज का कौन सा जुड़ा, C2। और अगर C1 C2 दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में चले गए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लॉस्ट फॉर बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसका परिणाम क्या हुआ, सुक्रोज बिकम्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ये एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसका ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल है, शुगर ट्रांसपोर्ट में प्लांट्स में। फिर आगे पॉइंट आता है कि ये पानी में सोल्यूबल है, एकदम साधारण पॉइंट है। अब प्लांट शुगर का ट्रांसपोर्ट अगर करेगा सुक्रोज के रूप में तो वाटर सोल्यूबल होना तो जरूरी है, क्योंकि पानी में घोल के ही तो शुगर को ले जाएगा ना प्लांट, वो बोरे में भर के थोड़ी प्लांट ले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी में तो पक्का सोल्यूबल है। घर में मैंने कहा आप जो चीनी देखते हैं तो उसको पानी में घोलते हैं ना, बिल्कुल चाय बना रहे, शरबत बना रहे, सो इट इज वाटर सोल्यूबल। तो ये वाटर सोल्यूबल है, एकदम आसान पॉइंट है। सुक्रोज इज इनवर्ट शुगर, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर नॉलेज लगेगी। ये एक इनवर्ट शुगर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो इतना ही हिस्सा रटा होना चाहिए कि ये एक इनवर्ट शुगर है। अब यहां इनवर्ट करने का अर्थ क्या हुआ, सुक्रोज अपने आप में डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अपने आप में सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगेन आई से डेक्स्ट्रो और लीवर रोटेटरी दोनों पीछे समझा के आया हूं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर रोटेट करे, राइट में। लीवर रोटेटरी किधर रोटेट करे, लेफ्ट में।
तो ये जो सुक्रोज है ये अपने आप में डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करती है। लेकिन अगर इसका हाइड्रोलाइज करके पानी में सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। मतलब ओरिजिनल जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि आपके पास जो चीनी है वो चीन वाला चीनी नहीं है, वो शक्कर वाली चीनी। तो ये जो, हाँ वो बोलने पे मुझे ऐसा लगा कुछ लोग सोचेंगे चीनी को कहाँ पानी में घोल दिया। और ये जो शुगर है, जब आप उसको घर की शुगर को पानी में घोलते हैं, अगर आप उसका सुक्रोज के रूप में सॉल्यूशन देखेंगे तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन उसके जो कंपोनेंट हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज, यदि उनको तोड़ दिया जाए, उनका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, तो तोड़ने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा वो लीवो रोटेटरी हो जाएगा। तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, इसलिए क्या बोला इसको, इन्वर्ट शुगर बोला है। ऐसा क्यों हो गया इसका लॉजिक बताता हूं। सुक्रोज लिखा है, कैसा है, डेक्स्ट्रो। जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया, ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेक डाउन करने पर पानी के अंदर ही होगा, हाइड्रोलाइसिस वाटर के प्रेजेंस में ही होता है, पहले भी बता चुका हूं। तो वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर दिया तो क्या क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज। ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेशन है और फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन है। लेकिन नीचे एक और क्रिटिकल पॉइंट लिखा है कि ग्लूकोज का जो लीवो डेक्स्ट्रो रोटेशन है वो कम है, लेस है, जबकि फ्रक्टोज का जो लीवो रोटेशन है वो ज्यादा है। डेक्स्ट्रो घुमाया कम और लीवो घुमाया ज्यादा, तो नेट रिजल्ट किधर आएगा, नेट रिजल्ट लीवो ही तो आएगा। सो नेट रोटेशन लीवो, मतलब ये कह रहा है कि किसी चीज को आपने राइट हैंड साइड पर घुमाया कम और फिर लेफ्ट हैंड साइड पर घुमाया ज्यादा, तो नेट रिजल्ट किधर आया, लीवो की साइड आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेक्स्ट्रो वाला रोल कम है ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन की जो प्रॉपर्टी है उसके अपने केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर होती है, ये ज्यादा है। इसलिए यदि ये तोड़कर इसका सॉल्यूशन का रोटेशन देखा जाएगा तो ये लीवो रोटेटरी होगा। फिर अगेन अच्छे से याद करना है, सुक्रोज इज इटसेल्फ डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट इट्स हाइड्रोलाइज्ड सॉल्यूशन इज लीवो रोटेटरी। क्या कारण क्या है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी दिखाएंगे फिर, और जब अपनी अपनी प्रॉपर्टी दिखाएंगे तो दोनों का प्रभाव का नेट रिजल्ट किधर आएगा, लीवो में आएगा। इसलिए क्या कहलाई है, इन्वर्ट शुगर कहलाई। एकदम आसान है, एक बार दिमाग में बैठ गया, कॉन्सेप्ट है, कभी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन समझ में ठीक आ जाना चाहिए। फिर बहुत छोटा सा डिस्कशन आता है किसका, लैक्टोज का। मैंने पहले भी नाम आया था, मिल्क शुगर है, दूध में जो पाई जाने वाली शुगर है वो लैक्टोज है। ये जो डाइसैकराइड है ये बना हुआ है किसका, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का, एक यूनिट ग्लूकोज एक यूनिट गैलेक्टोज का बना हुआ ये डाइसैकराइड है। और प्रकृति में पाई जाने वाली जो शुगर्स है, नेचुरल शुगर्स हैं, उनमें ये सबसे कम मीठी शुगर है, ये सबसे कम मीठी शर्करा है, सबसे कम मीठी शुगर है, लिखा है लीस्ट स्वीट नेचुरल शुगर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं और इसमें कोई ज्यादा करने वाली बात नहीं है। मतलब जो हम अगर दूध पीते हैं तो उस दूध में क्या अपने आप भी नेचुरल शुगर होती है, यस, दैट इज लैक्टोज शुगर, और वो एक डाइसैकराइड है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कंपोजिशन से बनी हुई है। इतनी जानकारी चाहिए इसके बारे में, और इससे ज्यादा इसका और कोई अलग सवाल नहीं बनता है। मैंने पहले भी कहा था डिस्कशन क्वेश्चन के हिसाब से है, पेपर के हिसाब से। सुक्रोज में डिस्कशन ज्यादा है, उसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। लैक्टोज में जानकारी कम ही चाहिए, वहां स्ट्रक्चर वगैरह भी हमने नहीं बनाया, जोड़ के नहीं दिखाया, क्वेश्चन नहीं बनते, तो उसको आपका रट्टा और बढ़ाना उसका इंफॉर्मेशन को, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। ऑलरेडी हम एग्जाम के या एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 कदम आगे ही चलते हैं, उससे हम एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं ऑलरेडी। फिर इसके बाद डिस्कशन आ गया ट्राइसैकराइड्स का। पीछे की स्टोरी याद दिलाऊंगा तब ट्राई पर जाऊंगा। हमने सबसे पहले क्या लिए थे, मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड में 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले, 7 कार्बन वाले, यहां मोनो खत्म हो गए। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आया मेन हेडिंग ओलिगोसैकराइड का। ओलिगोसैकराइड में पहला हिस्सा लिया हमने क्या, नंबर 1 पार्ट डाइसैकराइड। डाइसैकराइड के एबीसी पार्ट लिए अलग अलग, मतलब मोल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये लिए। अब डाइसैकराइड की कहानी खत्म होगी, जिनमें 2-2 मोनोसैकराइड थे। अब क्या आ गए, ट्राइसैकराइड।
क्यों इतनी स्टोरी सुनाई है पीछे की, संभल के चलना है। ट्रायोज अलग होता है और ट्राइसैकराइड अलग होता है। ट्रायोज मोनोसैकराइड है जिसमें 3 कार्बन है। ये कार्बन की बात नहीं कर रहा है अब, इसमें 3 अलग अलग शुगर यूनिट्स है, 3 मोनोसैकराइड रेजिड्यूज या यूनिट्स प्रेजेंट है। कार्बन की बात नहीं हो रही है। सो व्हेन यू से ट्रायोज, it is a monosaccharide having 3 carbon. When you say trisaccharide, it is a sugar molecule having 3 sugar units. ऐसा शुगर है जिसके अंदर 3 मोनोसैकराइड यूनिट्स प्रेजेंट है। अब एग्जांपल याद करना है, एक एग्जांपल याद करना है, दैट इज रैफिनोज। रैफिनोज एक एग्जांपल याद करना है ट्राइसैकराइड का। मैंने उसकी कंपोजिशन भी लिखी है जिसमें एक गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज यूनिट है, पर कंपोजिशन आपसे पूछने के चांस नहीं है। ये आपकी बस जानकारी के लिए, थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए रखिए। एग्जाम्पल तक ही आता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। मतलब अभी तक तो ऐसी कंपोजिशन का सवाल नहीं आया है। ये शुगर बीट में पाई जाती है, बीन्स में पाई जाती है, और जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, गेहूं, मक्का वगैरह, जो उनका पूरा सीड होता है वो ग्रेन्स या अनाज होता है, इनके अंदर पाई जाती है। मतलब क्या इन बीन्स और अनाज में भी कुछ अमाउंट में शुगर्स हैं? बिल्कुल, ज्यादा नहीं है, इतने नहीं है कि वो एकदम बहुत मीठे हो जाए, गन्ने के रस जैसे हो जाए, नहीं। लेकिन क्या कुछ कंपोनेंट में शुगर्स हैं? बिल्कुल है। तो ये इनके अंदर शुगर बीट में तो काफी होती है, सुक्रोज भी होती है उसमें, और ये भी पाई जाती है। तो ये ट्राइसैकराइड का केस हो गया। मेरी पहला पॉइंट यही रहेगा अभी भी, यू मस्ट नॉट कंफ्यूज बिटवीन ट्रायोज एंड ट्राइसैकराइड, दे आर डिफरेंट। यही कहानी चलेगी, आगे भी बोलूंगा। तो ये एकदम सिंपल हो गया। कंपोजिशन में एक गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एकदम आसान। फिर उसके बाद टेट्रासैकराइड, ऐसे ओलिगोसैकराइड जिनमें 4 मोनोसैकराइड है, ऐसे ओलिगोसैकराइड जिनमें 4 मोनोसैकराइड यूनिट्स प्रेजेंट है। अगेन टेट्रोज से अलग रखना है। 4 मोनोसैकराइड यूनिट्स वाला एग्जांपल लिया स्टैक्योज, एक एग्जांपल लिया स्टैक्योज। एग्जांपल याद रहा, काम बन जाएगा आपका। मैंने कंपोजिशन भी लिखी है, याद करना भी आसान है। वही गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है। बस क्या हुआ है, गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो गई? 2 गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, कंपोजिशन हो गई थी। आसान है एकदम। मैंने लिखा ही सीक्वेंस में आसानी से। जो पहले वाला था वो डबल हो गया, बाकी वैसे के वैसे ही है। टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2, 3, 4 यूनिट्स हो गए मोनोसैकराइड की। ये भी बीन्स में पाया जाता है और ह्यूमन मिल्क में। सभी मैमल्स की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन मिल्क में कुछ अमाउंट, लैक्टोज तो मिल्क शुगर था ही, वो तो है ही मेन शुगर, कुछ अमाउंट स्टैक्योज का भी ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। सो स्टैक्योज की जानकारी, टेट्रासैकराइड, और इसमें 2 गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, ये मेन पॉइंट है स्टैक्योज की। तो हमने क्या क्या किया है ओलिगोसैकराइड के भागों में? ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड। अब जाएंगे किस पर? पेंटासैकराइड पर। ये आ गया पेंटासैकराइड। ये बात फिर एक बार बोलूंगा, पेंटोज अलग है और पेंटासैकराइड अलग है। पेंटोज में क्या डिस्कस किए थे? 5 कार्बन वाले शुगर, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज वगैरह, जाइलिलोज, राइबिलोज, ये डिस्कस किए थे। पेंटासैकराइड अलग है, इसमें 5 मोनोसैकराइड यूनिट्स प्रेजेंट है। मेन एग्जांपल है वर्बेस्कोज। वर्बेस्कोज एग्जांपल अगेन याद रहा, इससे बन जाएगा आपका सवाल। कंपोजिशन भी बहुत आसान तरीके से लिखी है। मेन कहानी तो वही चल रही है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, लेकिन गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं। इसमें गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल कितने हैं? 3 यूनिट गैलेक्टोज है, 1 यूनिट ग्लूकोज, 1 यूनिट फ्रक्टोज, 5 यूनिट हो गई। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन है इनका। तो इसका मतलब यहां पर ट्राइसैकराइड में एग्जांपल आया रैफिनोज, टेट्रासैकराइड स्टैक्योज, पेंटासैकराइड वर्बेस्कोज। कंपोजिशन में वही चल रहा है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और पहले तीनों 1-1 थे तो ट्राइसैकराइड हो गया। गैलेक्टोज 2 हो गए, 4 हो गए टोटल मॉलिक्यूल, टेट्रा हो गया, गैलेक्टोज 3 हो गए, पेंटासैकराइड हो गया। एकदम आसान तरीका, सीक्वेंस बनानी है दिमाग में। ये कंपोजिशन हो गई।
फिर इसके बाद आता है ये नोट, इसकी बड़ी वैल्यू है। मतलब कंपोजिशन उतना बड़ा सवाल नहीं है, ये जो नोट है ये बड़ा सवाल है। मतलब ये जो 3 शुगर का मैं बार बार नाम रिपीट कर रहा हूं, इसी एक सवाल के लिए कर रहा हूं मेनली। इनको पढ़ाने का भी मेन टारगेट यही है। हमने कहा था प्लांट्स के फ्लोएम में मुख्य रूप से जो ट्रांसपोर्ट शुगर है वो सुक्रोज है, अभी कहा था। लेकिन क्या सुक्रोज के अतिरिक्त और भी कोई शुगर है जो फ्लोएम के अंदर पाई जाती है? यही तीनों है। इन तीनों पर अगर कोई सवाल बनता है बायो में तो यही मेन सवाल है, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ राफिनोज, स्टैक्योज एंड वर्बस्कोज फाउंड इन प्लांट फ्लोएम, इनका कुछ अमाउंट प्लांट फ्लोएम में पाया जाता है एंड प्ले माइनर रोल। ध्यान रहे, माइनर रोल। मेजर रोल किसका है? पहले ही कह चुका हूं, सुक्रोज का। प्ले माइनर रोल इन शुगर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और ये शुगर ट्रांसपोर्ट में प्लांट्स में माइनर रोल रखते हैं। ये मेन पॉइंट है, नोट का ध्यान से देख लेंगे इसको। ये सबसे मेन सवाल है इन तीनों के बारे में। कंबाइंड इकट्ठा एक ही सवाल बनता है, मतलब इन पर क्वेश्चन बनने की जो चांस है वो इसी के सबसे ज्यादा है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और एकदम आसान है, याद रखना। हाँ, नाम का थोड़ा रट्टा लगाना है, जैसे मैंने लगाया है ये राफिनोज स्टैक्योज वर्बस्कोज, राफिनोज स्टैक्योज वर्बस्कोज, ऐसे 2-4 बार रट्टा लगाएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा और ये सवाल भी आपका बनेगा। फ्लोएम में पाए जाते हैं और शुगर ट्रांसपोर्ट में माइनर रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चर्स को भी मैंने उतने ही स्ट्रक्चर लिए हैं जितने आपके लिए जरूरी हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। मतलब मैंने अननेसेसरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके यहाँ कोई केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की है। आई हैव ड्रॉन ओनली दोज स्ट्रक्चर्स विच यू रिक्वायर टू आंसर। तो उनको प्रैक्टिस करना है ताकि वो दिमाग में आपके बैठे। नाउ वी कम टू पॉलीसैकेराइड्स। पीछे हम लोगों ने पहले जहां कैपिटल ए लिखा था मोनोसैकेराइड, उसमें डिस्कस कर दिया। फिर कैपिटल बी लिखा था ओलिगोसैकेराइड, उसके अंदर हमने डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड तक डिस्कस कर दिए, वर्बस्कोज वगैरह जहां लिए हम लोगों ने। अब यदि और भी ज्यादा यूनिट्स जुड़ जाएं तो क्या स्थिति होगी? ये बन जाएंगे क्या? मल्टीपल यूनिट्स जुड़ जाएंगे अगर शुगर्स के, देन द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स, फॉर्म्ड फ्रॉम मैनी शुगर यूनिट्स। बहुत सारी शुगर यूनिट्स, कम ज्यादा हो सकती है लेकिन काफी सारी होंगी, हजारों में भी हो सकती है, वेरिएबल होगी संख्या लेकिन काफी बड़ी संख्या हो सकती है। यूनिट्स जुड़कर जो बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे वो क्या कहलाते हैं? वो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए तुरंत लिखा है दैट दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। पहले भी इनका नाम आया था जब हम डिस्कस कर रहे थे एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन इनसोल्यूबल। ये एसिड इनसोल्यूबल में गए थे, बड़े मॉलिक्यूल हैं, घुले नहीं थे ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये घुलते नहीं है। दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। सामान्य रूप से ना तो पानी में घुलते हैं और ना ही घुले थे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, जब हम फ्रक्सेशन डिस्कस कर रहे थे, सेपरेशन कंपाउंड्स का डिस्कस कर रहे थे। मोस्टली इनसोल्यूबल इन वाटर। मोस्टली क्यों लिख दिया? इन पॉली में भी जो कुछ छोटे वाले हैं उनमें थोड़ा बहुत पार्शियल सोल्यूबिलिटी पाई जाती है, वो आपको दिखेगा कुछ एग्जांपल्स में ही है, लिमिटेड। बाकी तो ज्यादातर केस में ये वाटर में इनसोल्यूबल है। इन पॉलीसैकेराइड्स को 2 हिस्सों में बांटा हम लोगों ने, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। एकदम आसान मीनिंग है, HOMO। होमो का मतलब होता है सेम। होमोपॉलीसैकेराइड वो हैं जो सेम टाइप की शुगर यूनिट के रिपीटिशन से बने हुए हैं, इसीलिए क्लियर मेंशन किया है फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ। केवल एक प्रकार की शुगर यूनिट रिपीट हो रही है, ये और वो मोनोसैकेराइड यूनिट बार बार रिपीट होती जा रही है। मतलब जैसा मैंने कहा था ना कि पॉलीसैकेराइड क्या है, बहुत सारी ईंटें जोड़कर लंबी लाइन बना दो ईंटों की, एक ईंट एक यूनिट है, एक मोनोसैकेराइड है, और उसके यूनिट्स जोड़ते चले जाओ तो क्या बन गया? पॉलीसैकेराइड। लेकिन जो ब्रिक रिपीट हो रही है, जो यूनिट रिपीट हो रही है, वो एक ही प्रकार की है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, एक ही प्रकार की यूनिट रिपीट होती जाएगी। जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, कैसी यूनिट रिपीट होंगी ये भी आएगा डिस्कशन में। जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है
उनमें एक से ज्यादा प्रकार की यूनिट रिपीट होती है, मोर देन वन टाइप ऑफ शुगर यूनिट रिपीटेड। जो शुगर यूनिट्स हैं जो बार बार यूज हो रही हैं वो एक से ज्यादा प्रकार की हैं। एक से ज्यादा प्रकार की शुगर यूनिट को मिलाकर बनाए गए हैं वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। डिफरेंट टाइप की शुगर यूनिट्स को जोड़कर बनाए गए जो शुगर्स हैं, बड़े शुगर्स हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। जैसे मैंने दो एग्जांपल यहां पर लिखे हैं जिनका भी डिटेल आएगा डिस्कशन में। लाइकवाइज हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज इधर है, ध्यान रहे, और हेमीसेल्यूलोज इधर है हेट्रो में। क्या कंपोजिशन है वो भी आएगा। अभी पहले ये जान लिया हमने कि ये पॉलीसैकेराइड दो प्रकार के, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। फिर इसके बाद होमोपॉलीसैकेराइड का हमने डिटेल डिस्कशन शुरू किया। इसमें हमने एग्जांपल भी लिखा था उसी केस का। सबसे पहले हम लोगों ने डिटेल लिया, दैट इज स्टार्च। स्टार्च प्लांट्स में स्टोरेज शुगर है। पौधे भोजन बनाकर अपने लिए जो स्टोरेज करते हैं वो किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में स्टोरेज करते हैं। पौधे के अंदर गुड अमाउंट में सेल्यूलोज भी है, पर सेल्यूलोज भोजन के लिए नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। पौधे का स्ट्रक्चर बना हुआ है मेनली किस चीज का? सेल्यूलोज का। लेकिन यदि पौधे को भोजन की आवश्यकता पड़े तो कौन सा स्टोर्ड फूड तोड़ रहा है वो है मेनली क्या है? स्टार्च है। स्टोरेज शुगर जो है प्लांट्स में वो स्टार्च है। अंतर पहचानना है क्योंकि सेल्यूलोज का भी डिटेल आएगा तो वहां भी कहेंगे कि सेल्यूलोज प्लांट्स में लार्ज अमाउंट में है। इनफैक्ट टोटल अमाउंट देखें तो सेल्यूलोज का ही ज्यादा है क्योंकि पौधा अपने पास स्टोरेज फूड सीमित रखता है और उसमें भी जो मुख्य रूप है वो क्या है? स्टार्च का है। प्लांट्स में ये स्टोर्ड शुगर है। ये इनसोल्यूबल इन वाटर है, पहले ही कहा, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है। लेकिन ये तो आधा पॉइंट हो गया। इस इतने आधे का जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन इसके आगे के हिस्से को भी यूज किया गया है। ये पानी में घुलती नहीं है स्टार्च, इसलिए ये ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करती है, डज नॉट क्रिएट ऑस्मोटिक इफेक्ट। ये ऑस्मोटिक इफेक्ट क्रिएट नहीं करती है और इसलिए इस कारण से, इसकी प्रेजेंस के कारण सेल में पानी एंटर नहीं करेगा। हाँ, आपके दिमाग में सवाल आएगा क्योंकि मैंने इस चैप्टर का हिस्सा भी नहीं है, वो तो यहाँ बीच में वो पूरा डिटेल आ भी नहीं सकता, पर बेसिक आपने पढ़ा है ऑस्मोसिस। पानी उधर जाता है जिधर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है मेम्ब्रेन के माध्यम से, यही क्या है? ऑस्मोसिस है। पानी उधर जाता है जिधर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। लेकिन सोल्यूट तो वही होगा ना जो पानी में घुलेगा। जब ये पानी में घुलेगी नहीं तो ये सोल्यूट की तरह व्यवहार भी नहीं करेगी। इसी को टेक्निकली बोलते हैं डज नॉट क्रिएट ऑस्मोटिक इफेक्ट। मतलब इसके प्रभाव से वाटर का मूवमेंट नहीं होता क्योंकि ये सोल्यूट ही नहीं है, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। और जब पानी में घुलते ही नहीं है तो ये सेल के अंदर पानी की एंट्री को प्रेरित नहीं करती है, प्रमोट नहीं करती है। ये लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज यूज होती है क्वेश्चंस में कि प्लांट ने सुक्रोज ट्रांसपोर्ट की थी, सुक्रोज ही क्यों नहीं स्टोर कर ली? स्टार्च क्यों स्टोर की? सुक्रोज पानी में घुलती है, अगर वो पानी में घुलेगी तो उसके साथ पानी भी भरेगा, आएगा पानी वहां पर और वो भी स्टोर होगा। जैसे गन्ने में, शुगर केन में कहा था ना स्टोरेज सुक्रोज का है, तो इसलिए गन्ने में पानी भी है भारी मात्रा में। लेकिन आलू में स्टोरेज स्टार्च का है। कहाँ है बताओ आलू में इतना पानी? गन्ने के रस की बात करते हैं, आलू का रस थोड़ी पीते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है ये बताने के लिए कि जहां स्टार्च का स्टोरेज होगा, जैसे आलू में, गेहूं के अंदर, मक्का के अंदर, उसमें वाटर की एंट्री प्रमोट नहीं होती है, तो ये ऑस्मोटिक इफेक्ट क्रिएट नहीं करती है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट किया लेकिन स्टोरेज स्टार्च का क्यों किया? क्योंकि इसका ऑस्मोटिक इफेक्ट नहीं है, ये सॉल्यूट की तरह बिहेव नहीं करती, पानी का स्टोरेज को प्रमोट नहीं करती है। फिर पॉइंट आता है कि क्या जरूरत पड़ने पर प्लांट इसको तोड़ सकते हैं भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए? पक्का, वरना तो स्टोरी क्यों करते? मतलब ऐसा पैसा इकट्ठा करने का कोई मतलब थोड़ी कि जरूरत करने पर खर्च ना कर सके। तो स्टोर्ड फूड का मतलब ही क्या है? दैट प्लांट्स कैन हाइड्रोलाइज स्टार्च if breakdown of stored food is required। कंडीशन क्यों लगाई है, इफ क्यों लगाया है?
क्योंकि पौधा तो सामान्य तौर पर तो भोजन बना ही रहा है ना रोज फोटोसिंथेसिस से। लेकिन अगर पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियां गिर जाए और नया फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, नया भोजन उतनी मात्रा में बन नहीं रहा है, तो प्लांट क्या करेगा? स्टोर्ड फूड का ब्रेकडाउन करेगा। और उस स्टोर्ड फूड का ब्रेकडाउन करने का मतलब क्या हुआ? जो स्टोर्ड स्टार्च है उसका ब्रेकडाउन करेगा और उससे एनर्जी प्राप्त करेगा। उसको तोड़ के जो उसको ग्लूकोज मिलेगा उससे एनर्जी लेगा। तो इसका मतलब इसका प्लांट ब्रेकडाउन कर सकते हैं। क्या हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ब्रेकडाउन कर सकते हैं? पक्का हमारे पास इसको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है। तभी तो हम आलू के स्टार्च को खा रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। गेहूं चावल में भी गुड अमाउंट में स्टार्च होता है, उससे एनर्जी ले रहे हैं। तो यही एकदम सिंपल पॉइंट यहाँ पर लिखा है, हम इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। पोटैटो से हम इसको प्राप्त करते हैं, अनाज से, जैसे मैंने कहा गेहूं है, चावल है, व्हीट राइस है, स्वीट पोटैटो है, इनमें गुड अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्टार्च के सोर्स के रूप में, रिच कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में यूज करते हैं। इसको डाइजेस्ट करने में जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो मेन एंजाइम है कौन? अल्फा एमाइलेज। बहुत बार आपके सामने नाम आएगा, खूब आप जूलॉजी वगैरह में भी यूज करेंगे, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। अल्फा एमाइलेज इज द मेन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डाइजेशन। प्लांट ने भी डाइजेशन किया, हम भी कर सकते हैं। प्लांट जरूरत पड़ने पर कर रहा है, हम खाई तब रहे हैं जब जरूरत है, तो हम उसको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। अब ये स्टार्च का कंपोजिशन क्या है? पोटैटो के स्टार्च का एग्जांपल लेते हुए कंपोजिशन हमने देखा। इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। पॉलीसैकेराइड तो है ही, मल्टीपल ग्लूकोज मिलाकर बने हैं, लेकिन वो यूनिट्स क्या क्या हैं? एक प्रकार का कंपोनेंट कहलाता है अमाइलोज, दूसरा कंपोनेंट कहलाता है अमाइलोपेक्टिन। आलू वाले स्टार्च में अमाइलोज का अमाउंट कम है, लगभग 20%, अमाइलोपेक्टिन ज्यादा है, लगभग 80%। दोनों में अंतर क्या है? हाँ, पूरा ध्यान देना है, नए पॉइंट आएंगे। ये जो अमाइलोज है ये इस प्रकार का ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें कोई ब्रांचिंग नजर नहीं आ रही है। यही लिखा भी है नीचे, हेलिकल ब्रांच्ड। हेलिकल का भी कुछ महत्व है, क्वेश्चन आएगा आगे। हेलिकल एंड अनब्रांच्ड, हेलिकल एंड अनब्रांच्ड, हेलिकल एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, कोई ब्रांचिंग यहां नहीं दिख रही है। तो ये अमाइलोज है, मल्टीपल ग्लूकोज जोड़कर बना है, उसको जोड़ के भी दिखाऊंगा, पहले इतना याद करना है। जबकि अमाइलोपेक्टिन में हेलिकल तो दिख ही रहा है, लेकिन क्या इसमें ब्रांचेस जा रही हैं? क्लियर, ये जा रही ब्रांचेस इधर उधर, तो इसलिए ये ऊपर लिखा है, यहां पर नीचे स्पेस नहीं था, हेलिकल ब्रांच्ड। तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर ब्रांचिंग नहीं है और इधर ब्रांचिंग है। सो अमाइलोज इज अनब्रांच्ड एंड अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। दोनों ही बने हैं किसके? पॉलीमराइजेशन से, ग्लूकोज के। हमने कहा ना स्टार्च एक होमोपॉलीसैकेराइड है, तो ये किसका पॉलीसैकेराइड है? स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड है वो पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का। अल्फा ग्लूकोज के रिपीटिशन से ही अमाइलोज बना है, अल्फा ग्लूकोज के रिपीटिशन से ही अमाइलोपेक्टिन बना है। अंतर, इधर ब्रांचिंग आ गई, इधर ब्रांचिंग आ गई। सो क्या दोनों तरफ अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज जुड़े हैं? यस, इधर भी अल्फा ग्लूकोज जुड़े हैं। बस मैंने कहा अंतर इधर क्या है? ब्रांचिंग है। इससे क्वेश्चन बना है, क्या क्वेश्चन है दिखेगा आपको। जब इतना याद हो जाएगा तो अब मैं इसको जोड़कर दिखाऊंगा कि भाई ये अल्फा ग्लूकोज कैसे आपस में जुड़े हैं। दोनों का कंपोजिशन पहचानेंगे जोड़ने का। थोड़ा सिंपल रखूंगा क्योंकि पहले मैं ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर बता चुका हूं आपको। ग्लूकोज के कंपोजिशन को लिखने के लिए हमने मेंशन किया ये एक ग्लूकोज यूनिट, एक ग्लूकोज यूनिट, यहां पर ये पूरा ध्यान देना है। फर्स्ट कार्बन, फोर्थ कार्बन, 1 2 3 4 5 और छठा कार्बन, ये जो ऊपर झंडा लगाया है क्या है? छठे कार्बन के लिए जुड़ते चले जाएंगे। अगले ग्लूकोज से जुड़ा, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिखाया था मोल्टोज में बना के, दूसरी ग्लूकोज यूनिट जुड़ गई। इसका ये कौन सा कार्बन जुड़ा है? इधर फोर्थ। क्या बोला था इस बॉन्ड को?
अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जुड़ते जाएंगे, बहुत सारे जुड़ेंगे। मैं उतना ही जोड़ पाऊंगा जितना मेरे पास यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, मतलब मैं सीमित जोड़ पाऊंगा, यहाँ बहुत सारे होंगे, लेकिन हम एग्जाम्पल से, कुछ ही एग्जाम्पल से पहचानेंगे। ये आ गया, ये 1,4, यही कहानी चलेगी। ये कौन सा कार्बन है? 1। ये कौन सा कार्बन है? 4। ये इधर 1, 4, और ये इधर 1। ध्यान से इस पर देखते जाना है। मतलब कैसे है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हूं, ये मेरा पहला कार्बन और ये मेरा चौथा कार्बन, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब मेरे साथ अगला ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़ना है, इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ अकेला हूं, तो मैं अपना ही एग्जांपल लूंगा। एक ग्लूकोज, अगला ग्लूकोज और जोड़ना है, तो ये एक और नेक्स्ट आ गया, उसका भी ये पहला कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो क्या होगा, उस वाले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन, 1 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बन गया? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसे? ग्लूकोज अल्फा, तो ये क्या बन गया? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये आ गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अल्फा 1,4 की चेन बनती चली जाएगी। एक ग्लूकोज जोड़ो, उसके आगे एक और जोड़ो, और जोड़ो। क्या कोई ब्रांचिंग करनी है? नहीं, एमाइलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं है। इस प्रकार से ये सीधे बनते चले जाएंगे बिना किसी ब्रांचिंग के। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, कोई ब्रांचिंग नहीं। ध्यान रहे, मैंने यहां इसको हेलिक्स करके नहीं दिखाया बस, वो तो कैसे दिखा सकते हैं केमिकल रूप में जब दिखेंगे। तो ये ग्लूकोज यूनिट्स है, पहला ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, बहुत सारे होंगे। मैंने कहा मैंने यहाँ 4 दिखाए हैं। अब एमाइलोपेक्टिन बना के देखते हैं क्या स्थिति है एमाइलोपेक्टिन की। ऐसे ही ग्लूकोज यूनिट्स जोड़ते जाने, बिल्कुल सेम मेथड है, इनको जोड़ते चले जाओ। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ते जा रहे हैं हम इनको। ये ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ती जा रही हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। जितना स्पेस है हमारे पास यहां, हमने उतने जोड़ लिए। ये ग्लूकोज यूनिट्स जोड़ लिए। अब अपने आप दिखना चाहिए, ये ग्लूकोज 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 यूनिट्स जुड़ती जा रही हैं। इन ग्लूकोज यूनिट्स में ये, इस ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? 1, ये कौन सा कार्बन? 4। तो ये क्या अभी भी ट्रू है जो इधर लिखा था? यस, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जानबूझकर आपके सामने जोड़ रहा हूं मैं इसको, ताकि आपको दिखे कि आखिर ये चेन बनी कैसे है। ग्लूकोज के 1 कार्बन के साथ 4 जुड़ा, फिर अगले के 1 के साथ 4 जुड़ा, फिर उसके अगले के 1 के साथ अगले का 4 जुड़ा। अभी भी इसका कौन सा कार्बन खाली है? इधर 1। जहां तक चेन जाएगी फर्स्ट कार्बन खाली है। अब इसमें अभी तक कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब ब्रांचिंग आपके सामने बनाऊंगा फिर से। 1,4 1,4 1,4 के बॉन्ड चले जा रहे हैं सब, 1,4 1,4 1,4 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड चल रहे हैं अल्फा 1,4। अब इसमें ब्रांचिंग कैसे होगी? मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं। ये कार्बन 1, ये कार्बन 4 और ये कार्बन 6 बाहर की ओर। पुराना स्ट्रक्चर जरूर याद करना है, यहां बना के दिखा देता हूं, उसको हटा दूंगा मैं यहां से। क्या कहानी थी हमारे पुराने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में? ऐसे था ना ग्लूकोज। कुछ लोग भूल जाते हैं। ये अल्फा ग्लूकोज, ये था अल्फा ग्लूकोज। इस अल्फा ग्लूकोज में ये कार्बन 1 2 3 4 5, ये वाली पोजीशन है 5, और ये छठा कार्बन रिंग के बाहर था, ऐसे था।
अब इसी का ही शॉर्ट यहां पर बना रखा है, 1 4 1 4 को जोड़ता गया हूं, इधर 4 खाली है और इधर 1 खाली है चेन में, इधर किनारे पर 4 खाली है और उधर 1 खाली है। अब मुझे क्या करना है, ब्रांचिंग बनानी है इसमें। तो ब्रांचिंग कहां होगी? अब देखो, अगर चेन बनती जा रही है, मैंने कहा मैं ग्लूकोज हूं, ये मेरा 4th कार्बन, ये मेरा 1st कार्बन, अगर कोई मॉलिक्यूल बीच में है ये ग्लूकोज का, यहां से ब्रांचिंग करनी है, तो इसका 4th कार्बन तो इधर जुड़ गया, 1st कार्बन इधर जुड़ गया, इन दोनों में से अब कोई खाली नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने कहा मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल हूं, तो 6ठा कार्बन जो ऊपर बाहर है, जिस पर एक OH भी है ऊपर, ये खाली है, और इधर भी इसका 1st कार्बन का OH है, इसका OH खाली है इस वाले का, और नया जुड़ेगा ये खाली है। इसका मतलब जो ब्रांचिंग होगी, जब स्ट्रेट ह्यूमन चेन बनानी है जैसे, तो ऐसे हाथ पकड़ के जोड़ दिया, ये 1 4 बॉन्ड बन गए। ब्रांचिंग होगी तो कहाँ, सर के ऊपर से, मतलब 6ठे कार्बन से, 6ठे कार्बन से ब्रांचिंग होगी। यहां एक ब्रांच आपको बनाकर दिखाता हूं, ये ग्लूकोज हटा दिया, ये जो मैंने आपको दोबारा एग्जाम्पल के लिए बनाया था। अब ब्रांचिंग बनाऊंगा इसमें। ब्रांचिंग बनाने के लिए यहां से 6ठे कार्बन से, कार्बन है या 6ठा कार्बन, ये गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, नया ग्लूकोज यहां देखना कैसे जुड़ेगा, इस प्रकार से यहां पर नए ग्लूकोज का एसोसिएशन हो रहा है। ये नया ग्लूकोज यूनिट यहां पर जुड़ गया। इस ग्लूकोज यूनिट का, इसका तो 6ठा कार्बन है, जो ग्लूकोज यूनिट इधर से आई है उसका कौन सा कार्बन है, ये 1st और ये 4th। ओ चेन आगे जाएगी और बिल्कुल चेन आगे जाएगी। चेन और आगे जाएगी इस प्रकार से। ये कौन सा कार्बन, 1 4, हाँ जी, साइंस लगेगी, केमिस्ट्री लगेगी। ये कौन से बॉन्ड थे, 1 4 1 4 1 4 1 4, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है इसका 6ठा कार्बन यहां पर ये, और इसका 1st कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ब्रांचिंग, मैंने कहा ना ह्यूमन चेन जैसे समझना है, यू जुड़ गए पहले, तो फिर अगर ब्रांचिंग करनी है तो ब्रांचिंग कहां, ये सर के ऊपर 6ठे कार्बन से हुई है। जहां भी ब्रांचिंग होगी, मैंने एक बनाकर दिखाई है इस प्रकार से क्या इस चेन में आगे फिर 1 4 1 4 जाएगा, बिल्कुल चेन में फिर आगे 1 4 जाएगा। 1 6 केवल कहां, जहां ब्रांचिंग हुई हो, 1 6 केवल कहां, जहां ब्रांचिंग हुई हो, आपके सामने बनाकर दिखाया। इसका मतलब अब आप देखो, क्वेश्चन आया नीट 2018 में, नीट 2018 का सवाल, उसने यही पूछा कि किसमें कैसे केमिकल बॉन्ड है। आंसर था कि एमाइलोज में अल्फा 1 6 4 और एमाइलोपैक्टिन में बोथ अल्फा 1 4 एंड अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये दोनों कंपैरिजन नीट 2018 का सवाल है, ये जो आपके सामने बनाकर देखा है। अब आप देख लो, नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एमाइलोज हैज, और एनसीईआरटी ने बॉन्ड का नाम लेके पूरा नहीं दिया, हाँ, पर स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी ने, स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी ने, स्ट्रक्चर मेंशन किया है। तो ये एमाइलोज के अंदर आप देखेंगे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और एमाइलोपैक्टिन में 2 प्रकार के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1 4 एंड अल्फा 1 6। 1 6 केवल कहां पर, ब्रांचिंग की पोजीशन। पिछला स्लाइड लेता हूं, अब दिखाता हूं। इसका मतलब ये हेलिकल स्ट्रक्चर अल्फा 1 4 से ग्लूकोज जुड़ के बना हुआ है। ये हेलिक्स जा रहा है 1 4 1 4 1 4 1 4 जा रहा है। ब्रांच जहां पर भी हुई, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन मार्क किए मैंने, एरो लगाए, इन पर एक जगह लिख देता हूं,
इन ब्रांचिंग वाली पोजीशन पर क्या है, अल्फा 16। सो अल्फा 16 बॉन्ड केवल कहां पर, एट द पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग। एरो लगा दिए, एक जगह मेंशन कर दिया, जहां से ब्रांच ओरिजिनेट होगी वहां पर अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये हमारा एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन सोल्व हुआ। फिर इसके बाद और बढ़िया क्वेश्चन अराइज होता है जो हमारे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से है। खूब समझा रखा है आपको, पहले भी यूज किया, सुक्रोज में भी यूज किया, ग्लूकोज में भी यूज किया। ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन की वजह से उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वही एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन की वजह से उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। इधर देख लेंगे, फिर बता दूंगा। ये ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसी की वजह से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तभी होगा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में चला गया तब नहीं हो सकता। क्या इसका पहला कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में है या फ्री है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इधर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इधर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इधर, फ्री है। इट मींस चेन का राइट टर्मिनल, एनसीईआरटी लिखता है चेन का राइट टर्मिनल, हाँ जी यही कन्वेंशन है, आप चेन को पलट के नहीं दिखा सकते इसको। चेन का राइट टर्मिनल पर रिड्यूसिंग एंड होगा और इसके सिवा और कहीं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो एमाइलोज में मैंने लिखा कि एमाइलोज के मामले में आपको कहां रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मिलेगी? आपको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मिलेगी केवल यहां पर, राइट टर्मिनल पर। ये जो पोजीशन है, रिड्यूसिंग एंड, ये राइट टर्मिनल है। एमाइलोज में राइट टर्मिनल पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलेगी। अब जरा एमाइलोपेक्टिन पे अप्लाई करके देखो, क्या फर्स्ट कार्बन खाली है? ना, इधर नो नो नो, इधर खाली है, यस। सेम बिल्कुल, रिड्यूसिंग एंड, राइट टर्मिनल। अब आप इस वाली ब्रांच के बारे में पूछेंगे मुझसे, क्या ब्रांच में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मिल सकती है? ना, क्योंकि ब्रांच का तो पहला कार्बन ही इधर जुड़ा हुआ है छठे के साथ। 16 बॉन्ड का क्या मतलब है? मेन चेन का छठा कार्बन और ब्रांच का पहला कार्बन। तो इसका मतलब इसमें तो आप कहीं तक चले जाओ, उधर जाकर जो खाली मिलेगा तो वो तो 4 मिलेगा, और उधर जाकर अगर खाली 4 मिलेगा, 1 तो यही एंगेज हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में। सो नो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन ब्रांच, नो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन ब्रांच। केवल मेन चेन में राइट टर्मिनल रिड्यूसिंग होता है, केवल मेन चेन में। ब्रांच में कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। फिर एक बार दिखा दूंगा, पीछे आपसे अप्लाई करवाऊंगा, इधर आ जाओ। क्या यहां पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है? ये आपको दिखेगा नहीं, यही दिखेगा। क्या यहां रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है क्या? नो, ये लेफ्ट टर्मिनल है, फेल हो गया। बीच में और कोई हिस्सा नहीं है, यहां है, यस। इस साइड पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, यहां रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। इधर आ जाओ, ये मेन चेन है, इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मैं मार्क कर देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ए बी सी डी ई एफ, ये किनारे हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जगह पर ए बी सी डी ई एफ में से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मिलेगी। ए में मिल सकती है क्या? ना, इस साइड तो 4th कार्बन है, उस पर कोई एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, इसका मतलब फेल हो गया। बी, किनारा तो दिख रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या बी वाले किनारे पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी? ना, ये ब्रांच का किनारा है, 1 कार्बन तो इसका यहीं चला गया बॉन्डिंग में, इसका मतलब इधर तो 4th कार्बन खाली है, फेल हो गया है। इसी कारण से सी भी फेल होगा। डी में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, मेन चेन का राइट टर्मिनल केवल यहां पाई जाएगी, और ये भी ब्रांच के किनारे है, ये 4th कार्बन है, ये भी फेल होंगे। तो इस प्रकार से
स्ट्रक्चर बनाकर एबीसीडी लिखकर आपसे पूछ सकता है, मैंने क्लियर मार्क कर दिया है, ध्यान से देखेंगे। केवल राइट टर्मिनल ऑफ मेन चेन इन एमाइलोपेक्टिन इज गोइंग टू शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड इन एमाइलोज राइट टर्मिनल ऑफ चेन, वही एक चेन की बात हो रही है। तो और ब्रांचेस में कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है। किसी को नहीं बैठा हो फिर देख लो, सिंगल चेन जा रही है, राइट टर्मिनल फर्स्ट कार्बन खाली मिलेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। मेन चेन जा रही है, राइट टर्मिनल पर फर्स्ट कार्बन खाली मिलेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। किसी भी ब्रांच में फर्स्ट कार्बन खाली मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ब्रांचिंग इज अकरिंग विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कार्बन इटसेल्फ। उस कोने पर तो खाली मिलेगा कौन सा, कितने चलाओ आप तो 20-25 आगे चले जाओ, जब भी मिलेगा तो किनारे पर फोर्थ कार्बन खाली मिलेगा उधर। तो ब्रांचेस में कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं है। ये सब गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। ये बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस, बॉन्ड वाला भी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी जो एनसीईआरटी भी देता है, ये यहां पर इनको एक्सप्लेन कर दिया। अब आया, हमने कहा था ना हेलिकल के बारे में सवाल बनता है कि भाई हेलिकल में क्या खास बात है, हेलिकल से क्यों हम इतना महत्व दे रहे हैं। इस पर थोड़े प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं जो एनसीईआरटी अपनी थ्योरी में पूछता है। कुछ ज्यादा पढ़ाता नहीं उसके बारे में, पर थ्योरी में सवाल पूछता है। ये जो स्टार्च है पत्तियों में पाया जाने वाला हो, कम अमाउंट में होता है पर होता है, आलू में हो या और किसी भी फूड में हो, ये स्टार्च को हम अगर आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ये आयोडीन को होल्ड कर लेता है। अपने हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से आयोडीन इसमें होल्ड हो जाता है और ये इसको बोलते हैं, इससे आयोडीन की वजह से कलर आएगा और इसको कहते हैं पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट। अपने हेलिकल फोल्डिंग की वजह से ये आयोडीन को होल्ड करता है और इसी कारण से ये पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। एमाइलोज जो कलर देता है वो ब्लू और एमाइलोपेक्टिन जो कलर देता है वो रेड। अलग अलग कलर पूछने के चांस आपसे कम है। आपसे तो ज्यादातर जो पूछता है वो ये पूछता है कि आयोडीन कैसे होल्ड होगी, टेस्ट कैसे दिया इसने, क्या कैसी प्रॉपर्टी है। कंपेयर करता है जब पूछता है तो सेलुलोज से। सेलुलोज में जब जाऊंगा तो बोलूंगा कि वो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसमें हेलिकल फोल्डिंग नहीं है, बोलूंगा सेलुलोज में भी है। तो कंपेयर करता है एनसीईआरटी कि सेलुलोज ने क्यों नहीं दिया पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, क्योंकि उसमें इस प्रकार की हेलिकल फोल्डिंग प्रेजेंट ही नहीं है। इस कारण से उसने ऐसा टेस्ट नहीं दिया। यह बात एकदम स्ट्रेट है और याद करने वाला पॉइंट है। तो ये सारी कहानी हो गई स्टार्च की। स्टार्च जरा दिमाग में घुमाना। स्टार्च पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, टू टाइप ऑफ कंपोनेंट, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज अनब्रांच्ड, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड। एमाइलोज के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक प्रकार के अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एमाइलोपेक्टिन दो प्रकार के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ओनली एट राइट टर्मिनल। एमाइलोपेक्टिन में गए तो केवल मेन चेन का राइट टर्मिनल, ब्रांचेस में कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन बन जाएंगे, यही सब सवाल बनते हैं। फिर इसके बाद पॉइंट आ गया किसका, ग्लाइकोजन का। अब चूंकि हमने पीछे काफी सारी थ्योरी ले ली है तो अब सीमित थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। ग्लाइकोजन ये भी अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। अल्फा ग्लूकोज पॉलीमर है ग्लाइकोजन। स्टोरेज के रूप में यूज होगा। बड़े कंपाउंड जो है स्टोरेज के रूप, नेचर ना बहुत इंटेलिजेंट है। हमारी बॉडी हो, प्लांट की बॉडी हो, पॉलीमर को देखो स्टोरेज के रूप में यूज कर रहा है बड़े कंपाउंड को। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जितना बड़ा कंपाउंड होगा स्टोरेज के लिए सूटेबल है। मतलब यदि आपको डेली का खर्चा चलाना है तो छुट्टे पैसे, चेंज, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, ये सूटेबल है। लेकिन अगर आपको बैग में नोट भर के रखने हैं और आपने 10-10 रुपए की चिल्लर भर दी उसमें, तो बैग तो भर जाएगा लेकिन एनर्जी तो कुछ स्टोर नहीं हुई ना, अमाउंट तो कुछ खास स्टोर नहीं हुआ। सो इट इज बेटर टू स्टोर इन 2000 रुपीज करेंसी। तो जितने बड़ी करेंसी में स्टोरेज होगा, बड़े मॉलिक्यूल के रूप में स्टोरेज होगा, उतना जरूरत पड़ने पर वो बेटर वर्क करेगा क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में स्टोरेज है। स्पेस कम भरे और बॉडी के लिए एनर्जी स्टोर बेटर हो, तो इसलिए उसको मोनोसैकेराइड के रूप में उपयोग करना बेटर है। स्टोरेज बेटर नहीं है, पॉलीसैकेराइड का स्टोरेज उससे बेटर है। ये भी बेस्ट नहीं है, लिपिड इससे भी बेटर है। लिपिड और भी अच्छे हैं, उनकी एनर्जी और भी ज्यादा रिच होती है। पर शुगर में देखें तो मोनोसैकेराइड की तुलना में पॉलीसैकेराइड का जो स्टोरेज है वो बेटर है। तो एनिमल्स का ये स्टोरेज शुगर है। कहाँ स्टोर हो रहा है? हमारे लीवर में,
और मसल सेल्स में स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन का। ये स्ट्रक्चरली किसके जैसा है? अमाइलोपेक्टिन का। मैंने कहा ना कम थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो जैसे ही मैंने लिख दिया स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, लेकिन ब्रांचिंग का लेवल उससे भी ज्यादा है, मतलब और भी ज्यादा ब्रांचिंग होगी। अमाइलोपेक्टिन में जितनी ब्रांच दिखाई थी यहां और भी ज्यादा ब्रांच होगी, मतलब ये और बड़ा मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोजन और बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ब्रांचिंग का लेवल उससे और ज्यादा है और बेटर स्टोरेज कर रहा है। तो जैसे ही मैंने कह दिया स्ट्रक्चरली अमाइलोपेक्टिन के जैसा है, तो मुझे क्या दोबारा स्ट्रक्चर नहीं बनाना। अब यहीं से अपने आप इतना लिखते ही स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, मतलब ब्रांचिंग है या नहीं है? है, और उससे भी ज्यादा है। फिर साथ में हेलिकल फोल्डिंग है, बिल्कुल है, अमाइलोपेक्टिन के जैसा है, मतलब वो सारे पॉइंट अप्लाई होंगे। कैसे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, किसके सिमिलर बताया है? अमाइलोपेक्टिन के। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आंसर बनेगा? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, ये बनना चाहिए। लिख दिया, एकदम क्लियर, तुरंत अपने आप बनना चाहिए, क्योंकि अभी तो पूरा समझाया उसमें कि अल्फा 1,4 और 1,6 टाइप के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। 1,6 केवल कहां? जहां जहां ब्रांचिंग है, जहां जहां ब्रांचिंग है। ये पॉइंट्स बनते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। जैसा मैंने कहा स्ट्रक्चर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी हमने उसको पूरा का पूरा अमाइलोपेक्टिन के अंदर पढ़ा है। तो ये एकदम आसान पॉइंट हो गए। हमारी बॉडी जरूरत पड़ती है तो इस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़कर एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग करती है। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हमारा जो डिस्कशन चल रहा है किसका? होमोपोलीसैकेराइड्स के बारे में। और जो मैंने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बताए हैं, एनसीईआरटी को देखना है साथ में क्या क्या एनसीईआरटी ने लिखा है, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, कोई छोड़ा नहीं है, सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के क्लियर किए हैं, उनको पढ़ना है बराबर। साथ में एनसीईआरटी स्टार्च के बारे में क्या लिखता है, ग्लाइकोजन के बारे में क्या लिखता है, उसको बराबर पढ़ना है। आई एम श्योर दैट every point would be clear.